हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज हम यूनिट फर्स्ट यानी सॉल्यूशन के अंदर जो टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो पहले हम फर्स्ट लेते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशंस किसको बोलते हैं। एक्चुअली में अगर कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास में गिवन है और आप पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आप उसके अंदर सॉल्यूट डाल करके देखिए, आप अगर उसके अंदर आपका मोर सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, यानी डिसोल्यूशन आप सॉल्यूट का उसमें नहीं करा पा रहे, तो इसका मतलब हमारा क्या है, वो सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड है। आप कह सकते हो ए सॉल्यूशन इज said to be a solution is said to be saturated if more solute cannot be dissolved at a given temperature, मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन होगा उसे सैचुरेटेड हम जब भी बोलेंगे जब उसके अंदर हम और सॉल्यूट को डिज़ोल्व नहीं करा पा रहे एट ए गिवन टेम्परेचर। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यानी अगर आप कोई सॉल्ट है, मान लीजिए हमारा NaCl है, उसे आप एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर आप डिज़ोल्व करा रहे हो। मान लीजिए हमने सॉल्वेंट वो क्या ले लिया, आपका 100 ग्राम लिया हुआ है, जिसके अंदर आपने सॉल्ट को डिज़ोल्व कराना है। तो आप देखोगे जैसे जैसे आप उसको डिज़ोल्व कराते जाएंगे, स्टीर करते रहेंगे, वो डिज़ोल्व होता रहेगा। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि जब वो डिज़ोल्व होना बंद कर देता है, यानी आप कितना भी आप कोशिश करें कि उसके अंदर वो डिज़ोल्व हो जाए तो वो और डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में हमारा वो सॉल्यूशन अब क्या बन गया, हमारा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। जैसे अगर मैं आपसे इसी NaCl की बात करता हूँ तो आप देखिए इसका एग्जांपल में आप डाल सकते हो, आप 36 ग्राम ऑफ NaCl when dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, आप कह सकते हो फॉर्म्स एन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मेरा एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको क्लियर कर रहा है इस बात को कि भाई आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि आप सॉल्ट को वाटर के अंदर डाल रहे हैं और वो स्टार्टिंग में डिज़ोल्व होता रहेगा, बाद में एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि गिवन टेम्परेचर पर, जो भी आपका पर्टिकुलर टेम्परेचर है, जैसे मैंने यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस लिया हुआ है, तो जब आप डिज़ोल्व कराते हैं तो हम देखते हैं कि भाई 36 ग्राम तक की जो क्वांटिटी है NaCl की वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो रही है। आफ्टर 36 ग्राम अगर आप NaCl को वाटर में डालेंगे आप, तो उसका डिसोल्यूशन फिर वहाँ पे नहीं हो रहा है। उसके पार्टिकल्स आपको नीचे नज़र आएंगे बीकर के अंदर, जिसके अंदर भी आपने डिज़ोल्व किया हुआ है। ठीक है जी, तो मेरा कहने का मतलब है कि 36 ग्राम अगर NaCl की बात करेंगे तो वो 100 ग्राम ऑफ वाटर के साथ में क्या बनाता है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। टेम्परेचर को भी ध्यान रखना है, टेम्परेचर को वेरी नहीं करना है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर बात करनी है आपने। तो वो हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस लिया हुआ है। तो आपने क्या देखा कि भाई हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर सॉल्ट का बोलें 25 डिग्री सेल्सियस पे कब बनेगा, जब आप 36 ग्राम NaCl को आप 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व करा रहे हैं। ठीक है जी,
तो बात आई थिंक सो समझ में आ गई होगी सभी को। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? कोई भी सॉल्यूशन जिसमें आप और ज़्यादा सॉल्यूट हम डिजोल्व नहीं करा पा रहे हैं। आप देख रहे हो 36 ग्राम डिजोल्व करा पा रहे हैं, उसके बाद की बात करेंगे अगर हम मोर देन 36 तो वो डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो 36 ग्राम पे क्या है हमारा जो सॉल्यूशन बन रहा है वो कैसा हमारा सैचुरेटेड है। ठीक है जी। तो ये तो बात हो गई आपके भी सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारी जो स्टेटमेंट है वो है हमारी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, आप देखिए मैं आपसे नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करता हूँ, डेट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं जी? हमें कैसे पता चलेगा भाई कोई सॉल्यूशन हमारा अनसैचुरेटेड है? तो आप देखिए डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, जैसे मैंने अभी 100 ग्राम की बात करी थी आपसे, तो डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जितना सॉल्यूट मैक्सिमम डिजोल्व हो सकता है, यानी कि जितनी सॉल्यूट की क्वांटिटी पे सॉल्यूशन हमारा कैसा बन रहा था सैचुरेटेड बन रहा था हमारा, तो अगर उसके कंपैरिजन में सॉल्यूट हमारा अगर उसके अंदर लेस अमाउंट में होगा तो हम क्या बोलेंगे हमारा सॉल्यूशन कैसा है अनसैचुरेटेड है। या आप ऐसे कह सकते हो कि बिना टेम्परेचर को राइज किए हुए, बिना टेम्परेचर को राइज किए हुए अगर हमारा उसमें और सॉल्यूट डिजोल्व हो रहा है तो हमारा सॉल्यूशन कैसा है हमारा अनसैचुरेटेड है। कोई भी सॉल्यूशन हमारा अनसैचुरेटेड कब कहलाता है? जब आप किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है जी, बिना टेम्परेचर को राइज किए हुए अगर उस सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डाल रहे हो आप, अगर वहाँ पे उस सॉल्यूट का डिसोल्यूशन टेक प्लेस कर रहा है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन हमारा क्या है भाई अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो सिंपली क्या कह सकते हैं, देखिए ए सॉल्यूशन इज said to be, a solution is said to be unsaturated, a solution is said to be unsaturated if आप बोलेंगे more solute can be dissolved, if more solute can be dissolved विदाउट आप कह सकते हो इंक्रीजिंग, विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन आपके पास है, ठीक है जी, उसके टेम्परेचर को बिना इंक्रीज किए हुए अगर उसके अंदर और सॉल्यूट हमारा डिजोल्व हो सकता है तो बोलेंगे भाई हम वो सॉल्यूशन क्या है हमारा उस कंडीशन में अनसैचुरेटेड है। जैसा कि आपको पता ही है तो भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की क्वांटिटी थी, अभी NaCl का ही एग्जांपल हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। भाई हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए कितना NaCl आप देख रहे थे उसमें डिजोल्व हो रहा था हमारा 36 ग्राम। 36 ग्राम से फालतू टेम्परेचर अगर हम फालतू अगर उसका अमाउंट उसमें डिजोल्व कराने की बात करेंगे सेम टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर तो बढ़ाना नहीं है आपने, सेम टेम्परेचर के ऊपर, तो उस कंडीशन में आपका वो अमाउंट डिजोल्व तो होना नहीं है। ठीक है जी। तो आपका डिजोल्व कब हो सकता है? जब वो 36 ग्राम से क्या हो कम हो, 36 ग्राम से क्या हो कम हो, तभी आप उसका डिसोल्यूशन करा सकते हो। आपको पता है आपके सॉल्वेंट की जो एबिलिटी है वो कितनी है कि भाई वो 36 ग्राम तक को डिजोल्व करा सकता है। अब अगर 36 ग्राम से अगर आपने लेस डिजोल्व कराया हुआ है, मान लो आपने 20 ग्राम कराया हुआ है या 30 ग्राम कराया हुआ है, तो उस कंडीशन में वो अभी और सॉल्यूट डिजोल्व करा सकता है, क्योंकि उसकी तो एबिलिटी कितनी है सॉल्वेंट की, कितना डिजोल्व कराने की है 36 ग्राम की है। तो 36 ग्राम से अगर लेस अमाउंट में सॉल्यूट होगा इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर, तो उस कंडीशन में वो और ज़्यादा सॉल्यूट को डिजोल्व करा सकता है। तो आप कह सकते हो कोई भी सॉल्यूशन है अगर उसके अंदर जो प्रेजेंट हमारा सॉल्यूट है, ठीक है जी, उसके अंदर जो प्रेजेंट हमारा सॉल्यूट है अगर वो लेस अमाउंट में है किसके कंपेरेटिवली
किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए जितना सॉल्यूट चाहिए होता है उसके कंपैरेटिवली, तो उस कंडीशन में वो जो सॉल्यूशन है आपके पास में वो और सॉल्यूट को डिज़ोल्व करा सकता है। तो अगर वो डिज़ोल्व करा सकता है तो इसका मतलब क्या है, वो अभी किस फॉर्म में है, अनसैचुरेटेड फॉर्म में है। सॉल्यूशन कैसा है हमारा, अनसैचुरेटेड है। अब एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इफ़ लेस देन 36 ग्राम ऑफ, ठीक है जी, NaCl इज डिजोल्ड इन क्या बोलेंगे हम भाई, 100 ग्राम ऑफ, ठीक है जी, सॉल्वेंट, ठीक है जी, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी, देन एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है जी, इज फॉर्म। समझ में आ गई होगी बात सभी को कि भाई अगर हमारे पास में जो सॉल्यूट है, अगर हमारा वो अब क्या है, लेस देन क्या है हमारा, 36 ग्राम है। अब वो 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो वो जितना आपका 36 ग्राम से लेस होगा, मतलब उतना ही अमाउंट हम क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करा सकते हैं। ठीक है ना जी। तो आपकी ये वाली बात क्या बता रही है आपको कि भाई कि हमारा सॉल्यूशन क्या है, हमारा अनसैचुरेटेड कब होता है हमारा। तो मैं समझता हूँ कि बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी सभी के माइंड में कि भाई अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। भाई अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अगर हमारा सॉल्यूट क्या होगा, किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए जितना डिज़ोल्व होता है, अगर उससे लेस अमाउंट में सॉल्यूशन सॉल्यूट को कंटेन कर रहा है और तब वो मोर सॉल्यूट को डिज़ोल्व करा सकता है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है जी। इसके बाद हमारी जो बात आती है नेक्स्ट है हमारे पास में कि भाई सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं। तो बात को पहले नोट कीजिए आप, ए सॉल्यूशन इज said to be super saturated ठीक है जी, if it contains ठीक है जी more solute than required for preparing an saturated solution at a given temperature, तो क्या बात समझ में आ रही है भाई। किसी भी सॉल्यूशन की बात करते हैं, वो सुपर सैचुरेटेड कब होता है, जब उसके अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर वो मोर देन हो। ठीक है जी, मोर देन हो किसके कंपैरेटिवली, कि भाई ऐसा कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसके अंदर जो सॉल्यूट हमारा जितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे अभी आपने देखा था कि भाई हमारा NaCl की बात कर रहे थे, तो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए कितना चाहिए था, वो 36 ग्राम। 100 ग्राम के लिए कितना चाहिए वहाँ पे, 36 ग्राम। अगर उससे ज़्यादा अमाउंट सॉल्यूट का अगर वहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे वो सॉल्यूशन क्या कहला रहा है, हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो डिज़ोल्व होगा नहीं ना भाई। आपको मालूम है 36 ग्राम जब डिज़ोल्व हो रहा है तो और तो डिज़ोल्व हो ही नहीं रहा।
तो उस कंडीशन में वो सुपर सैचुरेटेड कब बनेगा, जब आप उसको हीट करोगे आप। अब जब आप उसको हीट करते हो आप, तो उस कंडीशन में हमारा जो सॉल्यूट है यानी कि जो NaCl है वो अब आपका ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है जी, टेम्परेचर को बढ़ाने पर। लेकिन हाँ, वो सॉल्यूशन कैसा होगा, अपने आप में अनस्टेबल होगा। यानी अब आपने अगर हीटिंग करी है तो उस टाइम में तो वो डिजोल्व हो गया, आपने हीटिंग बंद कर दी, जैसी जैसी कूलिंग होगी टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा, वापस क्या होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन होगा। रिक्रिस्टलाइजेशन होगा यानी कि फिर वो हमारे पास में जो है NaCl के पार्टिकल हैं वो उसके क्रिस्टल्स हमारे को क्या होगा, कंटेनर के अंदर या बीकर के अंदर नीचे आपको नज़र आएंगे, ठीक है जी। सॉलिडिफिकेशन हो जा रही है उनकी, कहने का मतलब है फर्दर। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि भाई अगर हमारे पास में कोई हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जितना सॉल्यूट चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है, अगर हमारा सॉल्यूशन उससे ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट को डिज़ोल्व करा रहा है तो हम बोलेंगे वो सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, फिर भाई उस कंडीशन में सुपर सैचुरेटेड हो गया। तो ऐसा हमारा कब हो पा रहा है, जब आप हीटिंग कर रहे हो आप, जब आप टेम्परेचर को राइज कर रहे हो आप, तब जा करके हमारी बोलेंगे कि भाई डिसोल्यूशन हमारा क्या हो रहा है, सॉल्यूट का बढ़ रहा है वहाँ पे सॉल्वेंट के अंदर। अब जब तक आप हीटिंग कर रहे थे तब तक ले तो वो डिजोल्व है, अब जैसे आपने हीटिंग बंद कर दी, आपकी कूलिंग स्टार्ट हुई उस कंडीशन में, तो आपका रिक्रिस्टलाइजेशन हो गया, दोबारा से हमारा सॉलिडिफिकेशन हो रही है जो डिजोल्व पार्टिकल्स हैं। तो ये वाली कंडीशंस आपकी वहाँ पे अराइज हो जाती है, आप कह सकते हो आप। तो मेरा कहने का मतलब है आप इसके एग्जाम्पल में बोल सकते हो आप, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं आपसे यहाँ पे 40 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 100 ग्राम ऑफ, ठीक है जी, सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है जी। सॉल्वेंट क्या लेके चल रहे हैं हम, वाटर की बात कर रहे हैं वैसे अगर हम बात को समझे तो, वाटर, ठीक है जी। व्हेन सॉल्यूशन इज हीटेड, ठीक है जी, इट इज नोटेड दैट, हम बात को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, इट इज noted that super saturated solutions are unstable as when temperature of the solution decreases when we stop heating, then रिक्रिस्टलाइजेशन आप कह सकते हो वे टेक प्लेस। आई थिंक सो बात सभी को क्लियर हो गई होगी भाई कि भाई सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, किस बेस पे हम बताते हैं ये वाली बात। तो एक्चुअली में सारा का सारा कंसेप्ट किस पे बेस्ड था हमारा कि भाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन गिवन सॉल्वेंट, जो आपका जो सॉल्वेंट दिया हुआ है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, उसके अंदर कितना सॉल्यूट आपका वहाँ पे डिजोल्व हो रहा है, उसके बेस पर हम 3 कैटेगरीज बना रहे हैं यहाँ पे। एक तो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, एक हमारा अनसैचुरेटेड हो गया, और लास्टली हमने क्या लिया था अभी, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करी आपसे। तो मैं समझता हूँ कि ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होंगी, आप आसानी से आप इन्हें नोट कर सकते हो आप। अब देखिए बार बार ही हम सॉल्युबिलिटी वर्ड को यूज़ कर रहे हैं कि भाई सॉल्युबिलिटी की बात चल रही है, डिसोल्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो सॉल्युबिलिटी होती क्या है वैसे अगर मैं आपसे बोलूँ तो भाई, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी?
भाई सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है भाई, किसी भी चीज़ को डिसॉल्व कराना, उसका डिसोल्यूशन टेक प्लेस करना। तो किसी भी डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, किसी भी डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जितना मैक्सिमम अमाउंट किसी भी सॉल्यूट का हम डिसॉल्व करा सकते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर, तो हम बोलेंगे वही क्या कहलाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट आप किसी भी डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर आप डिसॉल्व करा सकते हो आप किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, तो वही क्या कहलाती है, उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी की स्टेटमेंट यहाँ नोट करता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ भाई, देखो इट इज़ द सॉल्युबिलिटी, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट, it is the maximum amount of a substance, it is the maximum amount of a substance that can be dissolved, that can be dissolved in, आप कह सकते हो डेफिनेट अमाउंट बोला है मैंने, तो मैं ले लेता हूँ सॉल्वेंट को 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है जी, एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, ये किसी भी सब्सटेंस का उसका मैक्सिमम अमाउंट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट होता है, दैट कैन बी डिजोल्व, जो कि आपका डिजोल्व होता है किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर, आप क्या कह सकते हो आप भी, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी की स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी आपकी कि भाई क्या होती है सॉल्युबिलिटी। भाई सॉल्युबिलिटी मतलब डिसॉल्व कराना किसी भी सब्सटेंस का वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जिसके बाद वो घुलना बंद कर दे रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो किसी भी डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर एट ए पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर वो डिसॉल्व हो रहा है, तो वही क्या कहलाती है, उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। जब डिसॉल्व ही नहीं होगा तो फिर सॉल्युबिलिटी तो रहेगी नहीं ना भाई, डिसोल्यूशन ही नहीं होगा तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जितना आप मैक्सिमम आप किसी भी सॉल्वेंट के अंदर यानी कि इसके डेफिनेट अमाउंट के अंदर जो कि मैंने 100 ग्राम लिया हुआ है, आप डिसॉल्व कराते जाइए जब तक वो मैक्सिमम उसका डिसोल्यूशन हो रहा है, तो उसके बाद वो डिसॉल्व होना बंद कर दे, तो वही पॉइंट आपने नोट कर लेना है आपने कि भाई कितना मैक्सिमम आप डिसॉल्व करा दिया आपने उसका अमाउंट किसी भी सॉल्यूट का, तो वही क्या कहलाती है, उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी आपका सॉल्वेंट के अंदर। तो ये तो बात हो गई आपकी भी सॉल्युबिलिटी होती क्या है, ठीक है जी। सॉल्युबिलिटी से क्या मतलब है हमारा, भी किसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अब आगे बात करता हूँ मैं आपसे, इसमें कंडीशन ले रहा हूँ मैं, जैसे मैं केस फर्स्ट ले रहा हूँ, केस फर्स्ट सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। केस फर्स्ट व्हेन ए सॉलिड solute is dissolved in a liquid solvent। आप बात कर रहे हो कि भाई जब कोई हमारा एक सॉलिड सॉल्यूट है उसे आप डिसॉल्व करा रहे हो किसके अंदर, एक लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, एक लिक्विड फॉर्म में आपको सॉल्वेंट गिवन है हमारे पास में, उसके अंदर सॉल्यूट डाल रहे हो और सॉल्यूट किस स्टेट में हमारा, सॉलिड स्टेट में। तो उस कंडीशन में अब सॉल्युबिलिटी की बात करनी है आपने। देखो आप बोलोगे फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स। भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं, सॉल्युबिलिटी के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा, आप बोल सकते हो भाई नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब नेचर से क्या मतलब है,
नेचर से मतलब है कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर आपस में एक जैसा होगा तो क्या होगा, उनके इंट्रैक्शंस क्या होंगी, उनके बीच में कैसी होंगी, स्ट्रांग होंगी। बॉन्डिंग कैसी होगी, उनके बीच में स्ट्रांग होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबिलिटी वहाँ पर हो सकेगी आपकी उस कंडीशन में। तो यानी आप बोल सकते हो इट फॉलोज लाइक डिजॉल्व्स लाइक प्रिंसिपल। इट फॉलोज लाइक डिजॉल्व्स लाइक प्रिंसिपल, लाइक डिजॉल्व्स लाइक प्रिंसिपल। देखिए आप बोलोगे इफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉरी इफ आप बोलेंगे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हैविंग, ठीक है जी, सिमिलर इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शंस, सिमिलर मोलिकुलर इंट्रैक्शंस, देन दे आर easily, ठीक है जी, soluble, ठीक है जी, then they are easily soluble। अब जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको पता है NaCl कैसा होता है, इज पोलर, NaCl is polar so that it is more easily soluble in, आप कह सकते हो polar solvent like water, polar solvent like water। NaCl जो होता है वो क्या होता है हमारा, बोलेंगे कि भाई खुद में कैसा है, पोलर है, और इसीलिए क्या है उन सॉल्वेंट्स के अंदर इसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी जो खुद भी कैसे होंगे, पोलर होंगे। लाइक डिजोल्व लाइक प्रिंसिपल काम करता है। तो NaCl क्या है, देखो पोलर होने की वजह से वो आसानी से डिजोल्व हो जा रहा है किसके अंदर, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, ठीक है जी। NaCl इज पोलर so that it is more easily soluble in polar solvent like water but less soluble in, आप बोलोगे less soluble in non polar organic solvents, non polar, ठीक है जी, ऑर्गेनिक solvents like बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एटसेट्रा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड एटसेट्रा। भाई NaCl कैसा है हमारा, आप देख रहे हो भाई पोलर है, इसलिए वो क्या है, उसकी सोल्युबिलिटी पोलर के अंदर ज़्यादा होगी और नॉन पोलर के अंदर क्या होगी, कम होगी, ठीक है जी। समझ में आ रही है ना बात। अब आप देखिए, अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अब शुगर क्या है, ऑन द अदर हैंड करके लिख दीजिए आप, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड आप क्या बोलेंगे, शुगर, और आयोडीन कुछ भी कह लो आप, विच इज आप कह सकते हो नॉन पोलर, सो डैट इट इज, आप क्या बोलेंगे भाई, इट इज मोर सोलुबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक
नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक आप कुछ भी कह लो, आप बेंजीन, CCl4 एटसेट्रा, ठीक है जी। बट हम बोलेंगे लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो आ रही है ना बात समझ में सभी को? तो ये आपका रीज़न हो गया, ठीक है जी। तो लाइक प्रिंसिपल काम कर रहा है, यानी कि जो अगर एक जैसा नेचर होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो उनके बीच में आसानी से मोलिकुलर इंटरेक्शन आपकी वहाँ पे टेक प्लेस कर जाएगी और आसानी से सॉल्युबिलिटी वहाँ पे हो जाएगी, कहने का मतलब है। और अगर वही हमारा नेचर आपस में मैच नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है फिर, या तो इनसॉल्युबल होंगे या होंगे भी तो बहुत ही कम अमाउंट में सॉल्युबल होंगे। एक बात और यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि जैसे कि वाटर के अंदर सॉल्युबल कराना है आपने, तो सॉल्युबिलिटी जो होती है ना, सॉल्युबिलिटी जो होती है इस बात पे भी डिपेंड करती है कि अगर हमारे पास में हाइड्रेशन इंथैल्पी अगर ग्रेटर होती है, हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती है, ग्रेटर होती है देन लैटिक इंथैल्पी, तो क्या होगा भाई, सॉल्युबिलिटी आप बोलेंगे अगर हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होगी, ग्रेटर होगी देन लैटिक इंथैल्पी, तो ठीक है ना। तो सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है जी। लैटिक इंथैल्पी में क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम NaCl की बात करते हैं, तो NaCl को अलग अलग करने के लिए जो टेम्परेचर, जो आप एनर्जी चाहिए, आपकी जो एनर्जी चाहिए जिससे कि आपका कैटायन और एनायन वो अलग अलग हो जाएं, तो वो एनर्जी रिक्वायर्ड क्या कहलाती है, हमारी लैटिक इंथैल्पी कहलाती है। अब उन आयंस के साथ में, जो कैटायन और एनायन के साथ में जब वाटर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको क्या बोलते हो आप, हाइड्रेशन इंथैल्पी बोलते हो आप। यानी कि आप देखिए, आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपका NaCl है। अब इसको आपका अलग अलग करने के लिए, ये कैटायन और एनायन को अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी लैटिक इंथैल्पी। इस तरीके से कैटायन और एनायन में इनको अलग अलग करने के लिए, सेपरेट आउट करने के लिए जो आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वो एनर्जी जो आप देंगे आप इसको, तो वो क्या कहलाएगी हमारी भाई, जिससे अलग अलग हो जाएं, तो लैटिक इंथैल्पी। यानी इनको अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या हमारी कम है। अब जब ये कैटायन और एनायन हमारे बन गए, तो आप देखिए जब ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्ट करेंगे, ये आपका कैटायन हो गया। जब ये कैटायन और एनायन जब वाटर के अंदर डाला हुआ था आपने NaCl को, ये आपके अलग अलग हो गए, उस कंडीशन में क्या है, अब ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ में इंटरेक्ट करेंगे इस तरीके से। देखिए आप ये बोल सकते हो आप डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव, इस तरीके से, ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारी क्या हो रही है, सॉरी ये क्या हो रही है, हमारी इनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है लाइक दिस, ठीक है। तो आप देख लो ये क्या है, Na पॉजिटिव क्या है, वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू सराउंडेड है। इनके बीच में क्या हो रहा है, Na पॉजिटिव है, किनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इन वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। और उस टाइम में जो एनर्जी रिलीज होगी, तो उसी को क्या बोलोगे आप भाई, व्हाट, हाइड्रेशन इंथैल्पी। अगर हाइड्रेशन इंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होगी किसी कंपेरेटिवली, इनको अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी लैटिक इंथैल्पी, तो बोलेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होती है हमारी, इंक्रीज होती है। जैसे कैटायन की बात कर रहे हो, वैसे ही आप नेगेटिव आयन यानी कि Cl नेगेटिव आयन की भी बात कर सकते हो आप। तो ये वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से दिखाएंगे आप फिर वहाँ पे, ठीक है जी। तो बात मेरी समझ गए होगे आप कि आपका इस तरीके से हमारे पास में क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास में हाइड्रेशन इंथैल्पी जो है अगर वो ग्रेटर हो गई किसी कंपेरेटिवली,
भाई इनको सेपरेट आउट करने के लिए जो एनर्जी दे रहे हो, लैटिक एंथैल्पी जो दे रहे हो आप, अगर उससे क्या होगा हमारे पास में हाइड्रेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। तो अगर कोई भी हमारा इस तरीके से कोई हमारा इलेक्ट्रोलाइट दे रखा हो, अगर उसे वाटर में डिजोल्व करा रहे हो तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी इन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है हमारी। तो ये तो बात हो गई आपकी कि भाई हमने बात करी आपसे भाई नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात करी यहाँ पर आपसे, फर्स्ट फैक्टर था हमारा। अब सेकंड फैक्टर लेते हैं हम, भाई हमारा है टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर तो टेम्परेचर में क्या है देखिए, अब फॉर एंड आप कह सकते हो, मैं एक फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूं इसमें, फॉर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, फॉर एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो वहाँ पर क्या होता है एंडोथर्मिक के लिए, आपको मालूम ही है डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। तो आप बोल सकते हो सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी देखिए इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस with increase in temperature। फॉर एग्जाम्पल भाई आपको पता है प्रोसेस जब एंडोथर्मिक है तो उसमें क्या है, पहले बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा ना हमारे को। भाई जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड क्या है, वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द एनर्जी रिलीज। उनकी जो बॉन्डिंग हो रही है उस टाइम में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या हमारी बोल रहे हैं कि भाई कम है, लेकिन उनके बॉन्ड को जो पहले तोड़ना पड़ेगा जिसकी वजह से वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो वो वैल्यू क्या है हमारी, एनर्जी क्या है वहाँ पे, टेम्परेचर क्या है वहाँ पे, हम वहाँ पे टेम्परेचर दे रहे हैं, एनर्जी वहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई भी प्रोसेस हमारा एंडोथर्मिक है हमारा, यानी उसमें एनर्जी रिलीज क्या है लेस है और एनर्जी रिक्वायर्ड क्या है हमारी ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में सोल्युबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो आप। तो फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो डिसोल्यूशन ऑफ, जैसे अब आप बोल सकते हो आप KNO3 NaNO3 और आपका एंड KCl एटसेट्रा। तो अगर इनके डिसोल्यूशन की बात करते हो तो वो प्रोसेस कैसा है, वहाँ पर आप देख रहे हो भाई एंडोथर्मिक है, प्रोसेस कैसा हमारा एंडोथर्मिक है। तो ये तो हमारी हो गई फर्स्ट कंडीशन टेम्परेचर में कि अगर हमारा प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है तो उस कंडीशन में हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है प्रोसेस को टेक प्लेस कराने के लिए। तो उस कंडीशन में आप टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे आप बोलेंगे सोल्युबिलिटी क्या होगी उसी के हिसाब से बढ़ेगी। ठीक है जी। अब सेकंड कंडीशन है हमारी क्या है, सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में आपसे मैं बात कर रहा हूँ एक्सोथर्मिक प्रोसेस की। तो आप बोलेंगे सेकंड कंडीशन है हमारी फॉर एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो वहाँ पे क्या होता है डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन 0 होती है, यानी अब आपका क्या है एक्सोथर्मिक क्या होता है जिसमें आपकी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होती है। तो आप देखिए एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होती है, हमें यहाँ पे टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं है, ऑलरेडी एनर्जी हमारी बाहर जितनी ज़्यादा निकल रही है आपकी एनर्जी, तो सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। सोल्युबिलिटी क्या हो रहा है भाई, जैसे जैसे हमारी जितनी ज़्यादा हीट बाहर निकल रही है तो हम बोल रहे हैं सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, वहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो टेम्परेचर डिक्रीजमेंट के साथ सोल्युबिलिटी बढ़ रही है, टेम्परेचर डिक्रीजमेंट के साथ सोल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो आप बोलेंगे द सोल्युबिलिटी आप बोलोगे इंक्रीजेस, द सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, द सोल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल डिसोल्यूशन ऑफ आप बोल सकते हो क्या जी, लिथियम कार्बोनेट
एंड सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, यानी कि एक सिंगल मोल वाटर दिखा देंगे आप, तो इन दोनों के केसेस में क्या हो गया, एटसेट्रा। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इन दोनों के केसेस में अगर आप सॉल्युबिलिटी की बात करते हो, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा रहे हो, तो प्रोसेस कैसा हमारा एक्जोथर्मिक है। तो एक्जोथर्मिक होने की वजह से हम बोल रहे हैं कि अगर हमारा टेम्परेचर को बढ़ाने की बात करोगे तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। टेम्परेचर जितना आप डिक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी ही बोलेंगे हमारी बढ़ेगी। तो ये तो बात हो गई आपकी भी टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे हम। अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट बोलेंगे तो आपको वहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि प्रोसेस हमारा क्या बोल रहा है, आपको एंडोथर्मिक बोल रहा है या फिर एक्जोथर्मिक बोल रहा है। अगर वो एंडोथर्मिक बोल रहा है तो उस कंडीशन में टेम्परेचर को बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर वो एक्जोथर्मिक की बात हो रही है वहाँ पे, तो जितना आप टेम्परेचर को क्या करोगे, आप डिक्रीज करोगे, तो सॉल्युबिलिटी वहाँ पे तब इंक्रीज होगी हमारी। ठीक है ना भाई। अब आप देखिए नेक्स्ट हमारा थर्ड फैक्टर है, वो है हमारा प्रेशर। तो आप बोलेंगे एज बोथ सॉलिड एंड लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल, so that there will be no effect, of pressure on solubility। ठीक है जी। तो आप देख रहे हो, आपको मैंने बताया कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसका इफेक्ट हमारा सॉल्युबिलिटी पे पड़ रहा था। फर्स्ट मैंने बताया कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सेकंड मैंने आपसे टेम्परेचर की बात करी, एंड थर्ड एंड लास्ट फैक्टर मैंने बताया आपको भाई प्रेशर। तो नोट कर लीजिए आप सभी।